1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला। कि जब आप अच्छी फुटबॉल खेलोगे नहीं तो आपको हम सपोर्ट क्यों करें। पिछले 10 सालों से बात बोल रहा हूँ, करोड़ों लोग एक सवाल ना पूछें तब तक इनके कान में जू नहीं। स्पेशली इंडियन फुटबॉल फैंस तो उसको खुदेर के थक चुके हैं। वो लोग तो अपना उनकी जिंदगी चल रही है इतने सालों से, अब आगे भी चलती रहेगी। कोई तो शायद क्रिकेट को ब्लेम कर रहा है, कोई कह रहा है शायद इसलिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, क्वालिफाई कर जाएंगे तो शायद क्रिकेट इंडिया में छोटा स्पोर्ट हो जाएगा। ये बात इंडियन फुटबॉल फैंस नहीं बोलते। इंडिया इज नॉट गुड इनफ इन फुटबॉल। बट शायद कल्याण चौबे साहब ने बताना भूल गए कि उनकी लीडरशिप में इंडिया 2027 एशिया कप क्वालिफाई करने में बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। हमारे पास वर्ल्ड क्लास टैलेंट तो नहीं है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि फुटबॉल टैलेंट ही नहीं है। अगर पैसा इधर उधर नहीं जाता शायद फुटबॉल में आप बेटर सिचुएशन होते। उस बजट को खर्च करने वाले कौन लोग हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विनर्स को फैंस भी सपोर्ट करते हैं इंडिया में, हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, बट उस प्रोसेस, चैंपियन बनने के प्रोसेस को कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं। कुछ महीने पहले मैं एक फुटबॉल इंटरव्यू और पॉडकास्ट में गया था, मतलब एंड वहाँ मैंने एक प्रिडिक्शन की थी। मैंने कहा था कि जब वर्ल्ड कप आएगा, फीफा वर्ल्ड कप, तब आपको ग्लोबल मीडिया, इंडियन मीडिया और इंडिया के सो कॉल्ड फुटबॉल फैंस एक ही बात करते हुए मिलेंगे। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला, और कब खेलेंगे और क्या रीज़न है उसके ना खेलने के पीछे। देखिए, अगर मैं इसका जवाब आपको एक लाइन में दूं तो कभी नहीं खेलेंगे, और अगर सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 100 सालों में भी इंडिया वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। मुझे प्रॉब्लम इस सवाल से नहीं है, ना ही ग्लोबल मीडिया के इस सवाल पूछने से है। मुझे प्रॉब्लम है इस सवाल की टाइमिंग से, जो हमारी इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे मेन स्ट्रीम फुटबॉल फैंस उठा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अभी रिसेंटली ट्विटर पे भी ये चीज़ डाली, और मैं यहाँ पे भी बात बोलता हूँ कि फुटबॉल फैंस को इंडिया में आपको 2 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा अगर आपको फुटबॉल की हकीकत जाननी है। मेरा मतलब है बोलने से कि एक फुटबॉल फैन इंडिया में जो सिर्फ ग्लोबल फुटबॉल देखते हैं और डोमेस्टिक फुटबॉल नहीं देखते। दूसरे फुटबॉल फैंस जो शायद ग्लोबल फुटबॉल भी देखते होंगे, बट वो इंडियन फुटबॉल तो डेफिनेटली देखते हैं, अपने फेवरेट क्लब को सपोर्ट करते हैं, नेशनल टीम को सपोर्ट करते हैं, वुमेन्स नेशनल टीम को सपोर्ट करते हैं, और यूथ टीम्स को भी सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, इस बात के लिए लोग बोलेंगे, क्योंकि जैसे मुझे भी ट्विटर पे सवाल पूछा गया, उसमें मैं थोड़ी देर में आऊँगा कि जब आप अच्छी फुटबॉल खेलोगे नहीं तो आपको हम सपोर्ट क्यों करें। समझ रहे हैं आप, हम आपको क्यों सपोर्ट करें, हम अच्छी फुटबॉल नहीं खेलें। इसका जवाब थोड़ी देर में देते हैं। पहले आते हैं टाइमिंग पे, कि मैं क्यों ये बार बार, ये आज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पिछले 10 सालों से ये बात बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के टाइम पे ये सवाल पूछना कि इंडिया वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल रहा है और कब खेलेगा, एक बहुत गलत टाइमिंग क्यों है। अभी देखिए 2026 वर्ल्ड कप चल रहा है, और लोग तो ये बोलेंगे कि भाई इससे सबसे अच्छी टाइमिंग और क्या हो सकती है। मेरा ये मानना है, और ये मैं बात जो हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस हमें देखते हैं, मुझे जानते हैं, उनको पता है कि सवाल पूछने का बिल्कुल सही टाइम था 3 साल पहले, नवंबर 2023 में, जब इंडिया ने अपनी वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफिकेशन की जर्नी चालू की थी। आपको जैसे पता है कि फीफा के पास दुनिया में जितनी कंट्री है उससे ज़्यादा मेंबर्स फीफा के पास हैं, और मोर देन 208 नाउ। तो 208 कंट्री ऑन एवरेज कोशिश करती है वर्ल्ड कप के क्वालिफाई करने के लिए। हर बारी वर्ल्ड कप में 32 टीम्स होती थी, इस बारी 48 टीम्स थी। तो वो 48 टीम्स सेलेक्ट कैसे होती है? क्योंकि देखिए, इंडिया में शायद क्वालिफिकेशन सिनेरियोज इतना किसी को पता नहीं है। मेन स्ट्रीम क्रिकेट में तो हम क्वालिफायर्स खेलते ही नहीं है। आपको पता ही, क्रिकेट 4-5 कंट्री का देश है, और इसमें मैं क्रिकेट को डिक्रेडिट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आपको नॉर्मल एक सिचुएशन बता रहा हूँ। जब 2008 में इंडिया ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं की थी, तो इंडियन मीडिया या मेन स्ट्रीम, उस टाइम पे मैं स्कूल में था, और ये टॉपिक हॉकी का ना क्वालिफाई करना एक हॉकी के लिए एक ब्लैक डे की तरह उस टाइम पे दिखाया गया था, और उस टाइम में बात भी हुई थी। उसके अलावा जो भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, चाहे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो या टीम स्पोर्ट्स हो, उसमें रेगुलर क्वालिफायर चलते रहते हैं। पर इंडिया में शायद उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी हम 4 साल में ही जागते हैं, जब एक्चुअल ओलंपिक होता है या एक्चुअल एशियन गेम्स या कोई मेजर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट होता है। अब देखिए, टाइमिंग की जब बात करते हैं, तो जब मैं कह रहा हूं कि अगर ये सवाल हम वर्ल्ड कप में क्यों नहीं है, और हमारी गवर्नमेंट
और हमारी फुटबॉल की जो गवर्निंग बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से हम नवंबर 2023 में कर रहे होते, हम पूरा देश, चुनिंदा इंडियन फुटबॉल फैंस नहीं, तो शायद उनके ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर कुछ तो प्रेशर होता। अब इस बात को 2030 वर्ल्ड कप के रेफरेंस में देखते हैं, क्योंकि जो पास्ट में बात हो गई वो हो गई, उसको हम कितना खुदेरें हम, और स्पेशली इंडियन फुटबॉल फैंस तो उसको खुदेर के थक चुके हैं। अभी देखिए पूरी इंडिया बात कर रहा है कि हम वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल रहे हैं, बट देखिए एक कड़वा सच ये भी है, इनमें से 10% लोग भी नवंबर 2027 में जब 2030 क्वालिफायर स्टार्ट होंगे AIFF से सवाल पूछने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आप खेलना टीवी देखते हैं, अगर आपने मुझे पहले देखा है या रीसेंट इंडिया के मैच के वॉच अलॉन्ग फ्रेंडलीज में आपने मुझे देखा है, मैं रेगुलरली एक सवाल उठा रहा हूँ कि क्यों नहीं हम 2030 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, एक अच्छे फॉरेन कोच की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं अभी सवाल उठा रहा हूँ, मैं 2030 में सवाल उठा के क्या कर लूँगा, तब तक तो क्वालिफायर्स ख़त्म हो चुके हैं और एक और बार फिर से इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आगे नहीं बढ़ेगी और क्वालिफाई नहीं करेगी। देखिए अगर आज मेरे जैसे कुछ लोग ये सवाल उठाएं तो AIFF के कान में रुई तक नहीं गूंजती, आपको पता है। बट अगर ये सवाल जितने लोग इस टाइम वर्ल्ड कप को लेके उठा रहे हैं, यही सवाल आज से आने वाले 1 या 1.5 साल तक लगातार उठाएं, गवर्नमेंट से सवाल करें, फेडरेशन से सवाल करें, सोशल मीडिया में जहां मौका मिले वहां सवाल करें, तो आपको क्या लगता है ये फेडरेशन शायद सुनेगी नहीं? बिल्कुल सुनेगी। देखिए अब लोग ये बोलेंगे इंडियन फुटबॉल फैंस तो पूछ ही रहे हैं, हाँ हम सालों से पूछ रहे हैं, पर आज तक AIFF और गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया। नहीं चीज़ बेटर हुई, क्योंकि उनके लिए शायद इन फैंस के नंबर मैटर नहीं करते, कोई माइनॉरिटी है, कुछ लोग ट्विटर पे कुछ लिख देंगे, इंस्टाग्राम पे कुछ लिख देंगे, उससे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वो लोग तो अपना, उनकी ज़िंदगी चल रही है इतने सालों से, अब आगे भी चलती रहेगी। अब देखिए इसकी ना आप अगर ब्रूटल एक रियलिटी चेक करें कि रीजंस क्या हैं क्या नहीं है, तो मैं यहाँ दिन रात बात कर सकता हूँ और मैं करता भी हूँ। मैंने इस चैनल पे मोर देन 200+ लाइव स्ट्रीम की है, जो मैं हर हफ्ते एक शो करता हूँ, और वो हर हफ्ते वो 1 घंटे से बड़ा होता है, कई बार 2-2 ढाई घंटे भी चलता है। उसके अलावा लगभग इंडिया का हर एक सीनियर टीम का मैच का वॉच अलॉन्ग, यूथ टीम्स का वॉच अलॉन्ग, मैच प्रीव्यूज़, और क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारे फुटबॉल में, ये मैं इतनी बार बता चुका हूँ, जो इंडियन फुटबॉल फैंस है वो जानते हैं। बट अब क्योंकि अभी तो ट्रेंड चल रहा है, तो इस टाइम पे ये रियलिटी चेक ना दें तो कब दें? क्योंकि देखिए कई ने मुझे ट्विटर पे टैग भी किया, आप कह रहे हो कि फुटबॉल फैंस जो इंडिया के हैं, नॉर्मल फुटबॉल फैंस, और वो जो उनके इन्फ्लुएंसर या एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सवाल मत पूछे कि वो बेतुके बात बोल रहे हैं। कोई तो शायद क्रिकेट को ब्लेम कर रहा है, कोई कह रहा है शायद इसलिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो शायद क्रिकेट इंडिया में छोटा स्पोर्ट हो जाएगा। ये बात इंडियन फुटबॉल फैंस नहीं बोलते हैं। इंडियन फुटबॉल फैंस को एक्चुअल प्रॉब्लम पता है, उस प्रॉब्लम पे हम रेगुलरली बात करते हैं और प्रॉब्लम उठाते भी हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे उन प्रॉब्लम उठाने से शायद कुछ बदलाव आ जाए। कभी कभार AIFF 1-2 बातें हमारी सुन लेती है और 1-2 बातों पे एक्ट करती है, बट उसके बावजूद जब तक ये प्रॉब्लम, ये सवाल मासेस ना उठाएं, तब तक ये प्रॉब्लम फिक्स होगी नहीं। अब अगर रियलिटी चेक की बात करें, 2026 वर्ल्ड कप में 48 टीम्स खेल रही हैं दुनिया से। एशिया के पास इस वर्ल्ड कप में 8.5 स्लॉट्स थे। अब मैं आपको बता दूं कि जिन मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं, उनको ये 0.5 का मतलब भी नहीं पता होगा क्या होता है। 8 स्लॉट्स एशिया के पास गारंटेड थे। 0.5 का मतलब है कि एक प्लेऑफ स्लॉट हमारे पास था, जिसमें एशिया से एक टीम जाके, वो भी आके, ऑफकोर्स उसके लिए आपको मैचेस जीतने पड़ते हैं, आपको यहाँ पे हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ जीतना पड़ेगा, तब जाके आप इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करोगे। जब दूसरी कॉन्टिनेंट की टीम से आप एक प्लेऑफ मैच खेलोगे, उसको अगर आप जीतोगे तो आप शायद वर्ल्ड कप में खेलोगे। इस बार एशिया से 9 टीमें, 8 तो गारंटेड थी, हमारी जो 0.5 स्लॉट था वो भी फुल स्लॉट में कन्वर्ट हो गया। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान,
इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, उज़्बेकिस्तान, कतार, ये इस बार एशिया को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको अगर मैच डे 1 पता हो तो एशिया इकलौता ऐसा कॉन्फेडरेशन बना है पूरे वर्ल्ड में जिसकी एक से ज़्यादा टीम है और उसने मैच नहीं हारा है। अब देखिए, आपको अगर रियलिटी बताऊं, पहले जब 4.5 स्लॉट्स थे एशिया से, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये 3 टीमें तो रहती थी हमेशा, और आपकी ईरान भी रेगुलर रहती थी। 0.5 स्लॉट में कई बार सऊदी अरेबिया पास्ट में वर्ल्ड कप खेल चुकी है। उसके अलावा पास्ट में और भी 1-2 एशियन कंट्रीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला है। क्या हमारा फुटबॉल इन 4.5 या 5 टीमों के आसपास भी है? नहीं। बट देखिए, और डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। कई बार ये सोचने को सुनने को भी मिलता है कि 50s 60s में हम फुटबॉल के एशिया के पावर हाउस थे भाई, पावर हाउस। पर उस टाइम पे एशिया में कॉम्पिटिशन्स और कंट्रीज थी कितनी। हम अच्छे थे, नो डाउट, हमारे लेजेंड्स अच्छे थे, बट आपको उस टाइम का फुटबॉल का कंपटीशन भी देखना पड़ेगा। और जैसे देखिए, फिर डाउनफॉल क्यों हुआ? लोग बोलते हैं अच्छे थे तो अचानक से क्या हो गया, क्या हम फुटबॉल खेलना भूल गए? नहीं, जब बाकी कंट्रीज़ ने फुटबॉल को सीरियसली लेना चालू किया एशिया में, उन्होंने अपना फुटबॉल डेवलप करना चालू किया, हमारे देश में फुटबॉल को वैसे ही ट्रीट किया जा रहा था तो 1940s और 50s में ट्रीट किया जा रहा था। जब फुटबॉल मॉडर्नाइज्ड हुआ, वैसे ही इंडिया में शायद फुटबॉल मॉडर्नाइज ही नहीं हुआ। और जब हम मान के चलिए, हम एक रेस लड़ रहे थे और हम भाग रहे थे या हम चल रहे थे, दूसरी कंट्रीज़ ने अपना डेवलपमेंट इतना फास्ट किया कि वो उन्होंने एक ट्रेन पकड़ ली और हम अभी भी भाग रहे हैं और वो ट्रेन से हमसे कई कोस आगे निकल चुकी है। और ऐसे सिर्फ ये 8-9 कंट्रीज़ ये क्वालिफाई की हैं, अभी तो वो कंट्रीज़ भी हैं जो उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया और वो भी हमें कई कोस हमसे आगे खड़ी है। अब देखिए, अब लोग बोलेंगे कि भैया क्यों नहीं है हम इन 8.5 कंट्रीज़ में, क्योंकि अगर आप बात करें 2030 वर्ल्ड कप की, उसमें 48 से एक बार के लिए वर्ल्ड कप को 64 टीम्स करने की बात चल रही है। क्योंकि 2030 में वर्ल्ड कप को 100 साल हो जाएंगे, तो उसके लिए एक कॉन्फेडरेशन ने प्रपोजल डाला है फीफा में कि वन ऑफ वर्ल्ड कप के लिए टीम्स को बढ़ा के 64 करना चाहिए। अगर वर्ल्ड कप 64 टीम्स का हो जाता है तो एशिया से ऑन एवरेज उम्मीद है कि 11.5 स्लॉट्स एशिया को मिलेंगे। अब लोग पूछेंगे क्या 11.5 स्लॉट्स में इंडिया का मौका लग सकता है? अगर आपको सिंपल टर्म्स में जवाब दूं कि आज तक इंडिया ने वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेला और आगे खेलेगी नहीं खेलेगी, तो इंडिया इज नॉट गुड इनफ इन फुटबॉल। एज अ कंट्री वी आर नॉट गुड इनफ इन फुटबॉल। हम अच्छे नहीं हैं फुटबॉल में। और उसमें ऐड करूं, हमारी जो गवर्निंग बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो फुटबॉल में गुड इनफ नहीं है फुटबॉल को एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए, उसको चलाने के लिए। आप वर्ल्ड कप को इस स्टेज पे भूल जाइए, ठीक है। इंडिया अभी एशिया की 11.5 टीम्स की हम बात कर रहे थे, एशिया की टॉप 24 टीम्स में नहीं है। हम 2019 में हमने एशिया कप खेला, 2023 में हमने एशिया कप खेला। एशिया कप एशिया की टॉप 24 टीम्स खेलती हैं। हमने 2011 में भी एशिया कप खेला था, जब सिर्फ एशिया से 16 टीम्स खेलती थी। बट वो कहीं ना कहीं जो हमने एशिया कप खेला था, हमने एक टूर्नामेंट जीत के, जो AFC चैलेंज कप होता था, उस टाइम पे AFC छोटी कंट्रीज़ के लिए एक टूर्नामेंट रखता था और एक स्लॉट रखता था। पर जो हमने 2019 में और 2023 में जब से एशिया कप बढ़ के 24 टीम का हो गया खेला, वो एक क्वालिफिकेशन में हमारी एक अचीवमेंट थी। और मैं आपको बता दूं, उस अचीवमेंट के बावजूद सपोर्ट में इंडिया के फुटबॉल में कुछ खास बदलाव नहीं आया। हाँ, इंडियन फुटबॉल फैंस के जो नंबर थे वो तब भी शायद उतने ही थे, थोड़े बड़े होंगे। अब वो कम हो गए हैं क्योंकि शायद वो लोग फ्रस्ट्रेट होके उम्मीद छोड़ चुके हैं। मेरे हिसाब से आज सवाल ये नहीं होना चाहिए था वर्ल्ड कप का कि इंडिया वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल रहा। सवाल ये होना चाहिए था कि 2027 में इंडिया एशिया कप क्यों नहीं खेल रहा। अब देखिए, जब ये बात हम कर रहे हैं कि ग्लोबल मीडिया ये बात कर रही है, BBC ने आर्टिकल लिखा कुछ दिन पहले, कतार से अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। सेम क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा इंडिया वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल रहा है। उस डॉक्यूमेंट्री में ब्रीफ पीरियड के लिए AIFF के करंट प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे फीचर हुए। उन्होंने सिंपल एक बात बोली कि हम वर्ल्ड कप इसलिए नहीं खेल रहे, शायद क्योंकि पिछली टेन्योर्स में AIFF में
कुछ काम नहीं हुआ होगा और इसलिए हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप तो 100 साल से चल रहा है, 2030 में 100 ईयर्स हो जाएंगे और अलग अलग प्रेसिडेंट रहे हैं, तो शायद हमने इनफ काम नहीं किया। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक रिले रेस का कि अगर आप बैटन मुझे पकड़ाने वाला बंदा अगर ठीक काम ना करे या उसके पीछे पकड़ाने वाला ठीक काम ना करे तो मुझे डबल रेस लड़नी पड़ेगी। और जो बात मैंने एग्जाम्पल आपको दिया 60s एंड 70s में ये हुआ, फुटबॉल जब एशिया में और ग्लोबली बहुत फास्ट पेस पे डेवलप हो रहा था, लोग सीरियसली ले रहे थे, उस टाइम पे इंडिया एक स्लो कछुए की रेस दौड़ रहा था। बट शायद कल्याण चौबे साहब ने बताना भूल गए कि उनकी लीडरशिप में इंडिया 2027 एशिया कप क्वालिफाई करने में बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। और ना ही डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों ने उनसे यह सवाल पूछा और ना ही उन्होंने इस बात पे कोई जिक्र किया। और मेरे लिए एशिया कप ना खेलना हमारे फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि आप सीधे वर्ल्ड कप कभी नहीं खेलोगे, आपको हमेशा बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे टुवर्ड्स दैट अल्टीमेट टारगेट। एग्जाम्पल आपके पास उज्बेकिस्तान का है, जब तक हम एज ग्रुप वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करते, हम कैसे वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने की उम्मीद रखते हैं। उज्बेकिस्तान रेगुलर बेसिस पे एज ग्रुप वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर रहा था, अब जैसे ही एशिया के स्लॉट्स बढ़े उन्होंने वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई कर लिया। हम शायद अभी भी शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं और शॉर्टकट देख रहे हैं कि कैसे हम वर्ल्ड कप खेलें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले और रीजंस बताने से पहले, जो एक्चुअल रीजंस हैं, जो आपको ये ग्लोबल मीडिया और इस टाइम पे ये इन्फ्लुएंसर नहीं बताएंगे, वहाँ जाने से पहले मैं एक कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो मेरे से भी ट्विटर पे भी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली ट्विटर पे ट्वीट डाला जहाँ पे मैंने ये बोला था कि फुटबॉल फैंस फ्रॉम इंडिया इज़ नॉट इक्वल टू इंडियन फुटबॉल फैंस। उसको एक्सप्लेन भी किया, उसके जवाबदारी में मेरे से कुछ सवाल पूछे गए, उन सवालों का मैंने जवाब भी दिया। उन सवालों के ऊपर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो हैं, जो बार बार हमारे सामने आते हैं, आप मिथ कह लो, आप डिबगिंग द मिथ कह लो, कुछ कह लो, उनका जवाब मैं देना चाहता हूँ। पहले बात करते हैं 150 करोड़ की पॉपुलेशन का, बिकॉज ये फेवरेट हेडलाइन है पूरी दुनिया का, हमारे फुटबॉल फैंस का भी, हमारे नॉर्मल इंडियंस लोगों का भी, हमारे पॉलिटिशियन का भी, सबका ही। देखिए, लोग अभी तो करेंटली, क्योंकि केपे वर्दे ने फॉर एग्जांपल अच्छा रिजल्ट लिया है, हैती खेल रही है, करासाव खेल रही है, क्रोएशिया बहुत छोटा देश है, पॉपुलेशन बहुत छोटा है, और सब बार बार सवाल पूछते हैं, जब छोटे पॉपुलेशन के देश क्वालिफाई कर सकते हैं तो 150 करोड़ क्या पॉपुलेशन वाला इंडिया क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहा। देखिए, ये हेडलाइंस के लिए बहुत अच्छा है, बट मैं आपको एक बता दूं, पॉपुलेशन का फुटबॉल की सक्सेस से डायरेक्ट कोई लेने देना है ही नहीं। और जबकि मेरा तो ये मानना है ज़्यादा पॉपुलेशन होना आपके लिए एक डिसएडवांटेज है फुटबॉल की ग्रोथ करने के लिए। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और न जाने कितनी सारी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बड़ी आबादी है, पर कोई वर्ल्ड कप में नहीं है। जैसे मैंने बोला, मेरे लिए मुझे लगता है कि पॉपुलेशन एक आपके लिए एक डिसएडवांटेज है। काफ़ी स्टडीज़ वर्ल्ड वाइड हुई है जिसमें देश के एरिया से, जो आपका एरिया है कंट्री का, पॉपुलेशन जितनी बड़ी होगी, आपको ग्रास रूट पे फुटबॉल को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा, टाइम, एफर्ट चाहिए होगा, क्योंकि बिना ग्रास रूट पे फुटबॉल को डेवलप किए आपका वर्ल्ड कप खेलना नामुमकिन है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिज़ोरम हमारा एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, एंड आई थिंक मान के सकते हो इस टाइम फुटबॉल कंट्रीब्यूशन में उनका बहुत बड़ा उनका रोल है। उनका साइज़ आप कंपेयर करो उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र से, वहाँ फुटबॉल डेवलप करने का आप कोशिश करो, कितना टाइम एफर्ट लगेगा। वेयर एज मिज़ोरम जो फुटबॉल के लिए सीरियस है, मिज़ोरम छोटा स्टेट फुटबॉल के लिए सीरियस है, वैसे ही जैसे छोटी कंट्रीज़ जो फुटबॉल के सीरियस हैं और एफर्ट डालती हैं, वैसे ही मिज़ोरम ने रिसेंट पिछले 3-4 सालों में एक बेबी लीग, नौपांग लीग चला रहे हैं मिज़ोरम फुटबॉल एसोसिएशन और रिलायंस फाउंडेशन मिलके, जहां अंडर 6 से लेके अंडर 14 के बच्चों को सीज़न के 30 से 40 मैचेस खेलने को मिलते हैं। 6 से 7 महीने में एक प्रॉपर फुटबॉल सीज़न होता है। हमारे ISL में इस सीज़न सिर्फ 13 मैचेस थे। ये 30-40 मैचेस मेजर फुटबॉल जो हमारी पावर हाउस है, जर्मनी, जापान, शायद उनसे कम है, बट फिर भी थोड़ा कंपेरेबल हैं,
कंपेयर टू हमारे यहाँ बाकी स्टेट में जहाँ एकेडमीज़ हैं, जहाँ क्लब्स की यूथ टीम्स हैं, वो साल के 10-15 मैच ही खेल पाते हैं, और वो 10-15 मैच भी महीने 2 महीने, साल में 2 महीने का कंपटीशन होता है, इंस्टेड ऑफ फुटबॉल सीजन की जगह, जहाँ बाकी जगह 7 से 8 महीने लोग फुटबॉल खेलते हैं कॉम्पिटिटिव। हमारे यहाँ यूथ लेवल पे सिर्फ 1 या 2 महीने ही फुटबॉल चलती है। मिज़ोरम पे वापस लौटे, उनके सीरियसनेस को लेके, उनके जो स्टेट में वो एफर्ट डाल रहे हैं ग्रास रूट में, यही रीज़न है कि आज हर IS और I लीग टीम में मिज़ोरम के प्लेयर्स हैं। और मैं आपको बता दूं, ये नंबर्स बढ़ने वाले हैं। नौपांग लीग को अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं, अभी तो सिर्फ उनकी स्टेट टीम में 14-15 साल के प्लेयर पहुंचे हैं। जैसे जैसे ये लीग आगे बढ़ेगी, मुझे उम्मीद है आगे बढ़े, वैसे वैसे प्रोफेशनल फुटबॉलर्स मिज़ोरम से बहुत तेज़ी से आपकी सारी टीम्स में डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। मिज़ोरम ने ये प्रोग्रेस अगर आप देखें, मुझे याद है शाइलो मामा वहाँ से पहले प्रोफेशनल फुटबॉलर निकल के आए थे 2010s के अराउंड, जब वो टाटा फुटबॉल अकेडमी में थे। 2012-13 में उनको देखते हुए JJ लारंडी का राल्टे मिज़ोरम से निकल के आए, और आज वो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब जितना सीरियस वो अपने इस ग्रास रूट प्रोग्राम PB लीग को लेके हैं, और उतना सीरियस इस टाइम पे इंडिया में कोई स्टेट नहीं है। मिज़ोरम ने भी अपना इस फुटबॉल को डेवलप करने के लिए पूरे मिज़ोरम में प्रोग्राम नहीं चलाए, उन्होंने भी अपने मिज़ोरम में स्टेट में कुछ खास डिस्ट्रिक्ट्स ढूंढी जहाँ से फुटबॉल टैलेंट निकल के आ रहा था, जहाँ फुटबॉल टैलेंट पहले उन्होंने देखा है। वहीं रिलायंस फाउंडेशन की टेक्निकल टीम के साथ मिलके उन्होंने ये लीग वहीं इम्प्लीमेंट करी, पूरे मिज़ोरम में नहीं। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि पॉपुलेशन एंड कंट्री के साइज से नहीं होता, आपको टारगेटेड प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं। ऐसी स्टडीज़ जो रिचर्ड हुड इनके टेक्निकल लीड हैं रिलायंस फाउंडेशन प्रोग्राम के, उन्होंने अपनी लिंक्डइन पे और काफ़ी जगह स्टडी डाली है कि वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखें तो चाहे वो फुटबॉल हो चाहे कोई और स्पोर्ट हो, फ्रांस के हर गली गली मोहल्ले, फ्रांस के हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक सिटी से टैलेंट नहीं आता उनकी फुटबॉल टीम के। पर एक कुछ सबब हब्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ सिटीज़ हैं, कुछ सिटीज़ के अंदर स्मॉल एरियाज़ हैं जहाँ से टैलेंट निकल के आता है। ये कहानी ब्राज़ील में भी सेम है, ये कहानी USA में बेसबॉल में भी सेम है। तो बोलने का मतलब है कि 150 करोड़ पॉपुलेशन नहीं डेवलप करनी है आपको फुटबॉल में अच्छा करने के लिए, या पूरे देश में फुटबॉल को डेवलप नहीं करना आगे करने के लिए। अगर हम सीरियस होके उन डिस्ट्रिक्ट्स पे, उन सिटीज़ पे फोकस करें जहाँ फुटबॉल टैलेंट आ रहा है और जहाँ फुटबॉल टैलेंट है उनको नर्चर करें, तो शायद वो बेटर अप्रोच होगी इंस्टेड ऑफ 150 करोड़ पॉपुलेशन सोचने का। क्योंकि अब 150 करोड़ को अगर फुटबॉल सिखाने निकले और 150 करोड़ के देश को, पूरे देश में फुटबॉल अगर आप करने निकले, तो शायद 1000 साल और लग जाएंगे, तब भी शायद इंडिया का भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। नौपांग लीग के ऊपर एक हमने डिटेल डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ कहीं आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप जाके देखें तो समझेंगे कि इस थ्योरी के बारे में हम क्यों बोलना चाह रहे हैं, कि क्यों हमें इन अपने स्टेट्स में, अगर ये नौपांग लीग जैसी लीग हम अपने केरला में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, गोवा में, महाराष्ट्र के कुछ जो हमारे कोल्हापुर टाइप एरिया में, कर्नाटका के डिफरेंट एरिया में, तमिलनाडु में कुछ हब्स हैं जहाँ पे फुटबॉल को लेके इतनी सीरियसनेस है, बंगाल में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ हमें अभी तक फुटबॉल का टैलेंट दिखा, वहाँ इम्प्लीमेंट करें, उन डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करें, तो शायद आपको जो शॉर्टकट आप लेने की सोच रहे हो, लेने की जरूरत ना पड़े, और आने वाले 10-15 साल में आप एक टैलेंट पूल तैयार कर पाए जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में compete कर सकते हैं। बट क्या सिर्फ ये इतना काफ़ी है? नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो और साथ पैरेलली करनी पड़ेगी, उसके ऊपर हम वीडियो में थोड़ी देर में आएंगे। मिथ नंबर 2 की बात करते हैं कि इंडिया के पास तो टैलेंट ही नहीं है। जिस तरह का फुटबॉल इंडिया खेलता है इस टाइम पे, उससे बढ़िया तो मेरी कॉलेज की और स्कूल की टीम खेलती है, खेलती होगी भैया, नो डाउट। तो क्या इंडिया में टैलेंट ही नहीं है? पर आप खुद ही कह रहे हो कि मेरी स्कूल की और कॉलेज की टीम खेलती है इंडियन फुटबॉल टीम से बेटर फुटबॉल। देखिए, लेवल का फ़र्क भी होता है, बट टैलेंट के ऊपर आए, हमारे पास वर्ल्ड क्लास टैलेंट तो नहीं है, मैं ये तो 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ उस टाइम पे। बट उसका ये मतलब नहीं है कि फुटबॉल टैलेंट ही नहीं है। हमारे पास इतना टैलेंट तो ज़रूर है कि हम एशिया पे compete कर पाएँ मतलब एज ग्रुप लेवल पे
एशिया रेगुलर क्वालिफाई कर पाए, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स। वुमेन्स ने तो करके दिखाया है। पिछले एक साल में हमारी 3 वुमेन्स टीम टॉप 12 एशिया टीम में थी। उन्होंने एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया, अंडर 17, अंडर 20 और सीनियर वुमेन्स टीम। AFF तो वहाँ पे भी सेम है, पर वहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें ठीक हुई, थोड़ा कंपटीशन मेंस फुटबॉल जितना नहीं था, तो आपकी तीनों टीमें एक साथ पहली बार एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर गई। तो टैलेंट तो है। और ये बात अभी सुनील छेत्री जो हमारे लेजेंड हैं और कह लो आपके कि ऑल टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन फुटबॉलर हैं, उन्होंने भी ये बात रिसेंटली एक पॉडकास्ट में बोली। देखिए, टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है उस टैलेंट को नर्चर करने के लिए इकोसिस्टम की कमी है। अब लोग बोलेंगे कि मैं बकबक कर रहा हूँ, चलो आपको कुछ प्रूफ दे देते हैं। यूथ लेवल पे ऐसे बहुत रिजल्ट्स आए हैं पास्ट में। एग्जाम्पल दे देते हैं, 2018 में इंडिया ने अंडर 20 टीम ने अर्जेंटीना अंडर 20 को 2-1 से हराया था। उस अर्जेंटीना के हेड कोच थे लायनल स्कैलोनी, वही कोच जिन्होंने अर्जेंटीना को 2022 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप जिताया और इस वर्ल्ड कप में भी हेड कोच हैं। आपको पता है उस मैच में मोर देन 30 मिनट्स तुमने 10 मैन से खेला, फिर भी मैच 2-1 जीत गए। आज उस अंडर 20 टीम के प्लेयर्स कहाँ हैं? कितने प्लेयर्स को आपने पिछले कुछ लगभग आप 8 साल हो गए हैं, कितना प्लेइंग टाइम उनको डोमेस्टिक लेवल पे मिला है, कितना एक्सपोजर उनको मिला है? सिस्टम ने उनको नर्चर ही नहीं किया। ऐसे यूथ रिजल्ट बहुत सारे हैं। अंडर 17 लेवल पे, अंडर 16 लेवल पे इतने रिजल्ट्स हैं कि मैं बैठ के एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, पर सीनियर लेवल पे भी आ जाते हैं तुरंत। कोई कई बार बोलते हैं यूथ लेवल पे हमारा एक और प्रॉब्लम साथ चलता है, एज फ्रॉड, तो मे भी उसकी वजह से आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। एज फ्रॉड पे थोड़ी देर में लौटेंगे। पर सीनियर लेवल पे बात करें, 2023 में ही हमने इराक के साथ एक मैच में 2-2 ड्रॉ खेला था। आज वो इराक फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेल रहा है। 2021 में कतार के खिलाफ उनके घर में हमने एक ड्रॉ खेला था, जहां पे वो कतार टीम जो 2019 एशिया कप जीत के आ रही थी, उसी कतार टीम ने 2022 का वर्ल्ड कप भी खेला। अभी फिर से 2026 में वर्ल्ड कप खेल रही है। और अभी वर्ल्ड कप खेलने से पहले क्वालिफायर्स में उनके घर में हमने उनको टक्कर दी थी। अगर रेफरी ने बायसनेस में बहुत बड़ा गलत डिसीजन नहीं दिया होता तो शायद उस कतार को हमने हराया भी होता। अंडर 23 लेवल पे भी वही हुआ, हमने कतार को फिर से टक्कर दी अभी जस्ट क्वालिफायर्स में, और वहाँ पे अगेन फिर से रेफरी के कुछ बायस डिसीजन फिर से देखने को मिले। चलिए, रेफरी के बायस डिसीजन आते रहते हैं फुटबॉल में, ये तो गेम का पार्ट रहता ही है। बट मैंने ये थोड़े से एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं कि टैलेंट है, अगर एक सिस्टम उनको नर्चर करे प्रॉपरली तो ये वन ऑफ रिजल्ट्स नहीं होंगे, ये शायद आपको रेगुलरली ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ट्विटर पे एक भाई ने मेरे से पूछा कि व्हेन द नेशनल टीम कांट विन अगेंस्ट अ वॉर टॉर्न सीरियन टीम, डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू फॉलो इट एंड सपोर्ट इट। देखिए, मैंने उनको जवाब दिया ट्विटर पे, वो आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा, और मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ट्विटर पे तो वर्ड्स की लिमिट होती है और ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सीरिया और अफगानिस्तान जैसी वॉर टोर्न कंट्रीज फुटबॉल मैनेजमेंट में इंडिया से कई गुना बेटर है तो वो ऐसी कंट्रीज हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, पर उनका फुटबॉल शायद हमसे पहले बेटर मैनेज होता है। पहली बात, वहाँ पे इन कंट्रीज़ में और बहुत सारी कंट्रीज़ में, मेजॉरिटी फुटबॉल कंट्रीज़ में उनके डायस्पोरा प्लेयर, जो प्लेयर बाहर पैदा हुए हैं, बाहर की सिटीजनशिप रखते हैं, उनको खिलाते हैं, इंडिया नहीं खिलाता। दूसरी बात, मैनेजमेंट का आप लेवल देखो। ये स्टोरी इंडियन फुटबॉल फैंस को पता है, ये मैंने ही रिवील की थी कई साल पहले जब इंडियन फुटबॉल एक टर्मिनल से जा रहा था। अफगानिस्तान भी एक वॉर टॉर्न कंट्री था, उस टाइम पे तो तालिबान ने टेक ओवर किया था, यूएसए ने अफगानिस्तान छोड़ा था। बात कर रहा हूँ मार्च 2024 की। 21 मार्च को अफगानिस्तान से हमारा एक मैच था, हमारे बैक टू बैक 2 मैच थे। मैच सऊदी अरेबिया के जेदा में था क्योंकि अफगानिस्तान में मैचेस वो होस्ट नहीं कर पा रहे थे, और उसके तुरंत 5 दिन बाद गुवाहाटी में रिटर्न फिक्चर था। अब उस मैच के प्रिपरेशन में ट्रैवलिंग को लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। हमारे कोच उस टाइम पे मिस्टर स्टीमैच ने एएफएफ से बात करी, तो एएफएफ प्रेसिडेंट ने पब्लिक में एक स्टेटमेंट दी थी कि प्लेयर्स के फटीक को देखते हुए, ट्रैवलिंग शेड्यूल को देखते हुए हम एक चार्टर प्लेन देंगे। सच्चाई क्या है? हेडलाइन तो बनी थी चार्टर प्लेन की न्यूज़, पर टीम को चार्टर प्लेन नहीं मिला। और फिर लास्ट मोमेंट पे फ्लाइट टिकट्स बुक करने की वजह से 3 कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हुए जिद्दा पहुंची। मैच ड्रॉ हुआ और हमारी परफॉर्मेंस में शायद वो इंटेंसिटी नहीं थी। फिर भी कई लोगों को लगा था कि ड्रॉ रिजल्ट ठीक रहेगा, कंसीडरिंग हमें होम पे 4 या 5 दिन बाद उनको दोबारा खेलना है। इसी वजह से मैच के तुरंत बाद इंडियन टीम एयरपोर्ट निकल गई।
क्योंकि उनको वापस घर आना था। अफगानिस्तान टीम ने वेरएज दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने होटल में आराम करना प्रेफर किया मैच डे की रात को और अगले दिन आराम से निकले। गेस व्हाट, एक वॉर टॉर्न कंट्री गुवाहाटी इंडिया से पहले पहुंच गई। रिजल्ट, उस वॉर टॉर्न कंट्री ने, अफगानिस्तान ने हमें घर पे 2-1 से हरा दिया। एंड शायद उस हार, उन 2 मैच की रिजल्ट की वजह से आज हम एशिया कप में नहीं खेल रहे हैं। और अगर दोनों मैच में रिजल्ट आ जाता, शायद हम वर्ल्ड कप राउंड 3 में क्वालिफाई कर जाते, जो आज तक हम कभी नहीं किए। देखिए, मैं उस रिजल्ट को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार बोला है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो सैफ की टीमें हैं, साउथ एशियन टीमें हैं, उनको हराने के लिए हमें इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ और ये चीज़ें नहीं चाहिए, पर कई बार बेसिक्स तो मिलने चाहिए। जब प्लेयर घंटों घंटे एयरपोर्ट में पहुंचे रहेंगे, जिस टाइम पे उनको अपनी बॉडी रिकवर करनी थी, उस टाइम पे वो सामान लाद के इधर से उधर चल रहे होंगे, आप अगर प्लेयर्स को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दोगे तो शायद कई बार आप उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की उम्मीद भी नहीं करोगे, जो अफगानिस्तान ने दी और हम हराया हमारे घर पे। भले वो भी क्वालिफाई नहीं किए, पर उन्होंने मेक श्योर किया कि इंडिया भी क्वालिफाई ना करे, क्योंकि इंडिया ने अपने पहले मैच में इस क्वालिफायर साइकिल में कुवैत को अपने 1-0 हरा दिया था। उसके बावजूद इंडिया राउंड 3 में नहीं पहुंची और कुवैत पहुंच गई, क्योंकि ये 2 मैचेस जिस तरह से मैनेज किए गए, रिजल्ट आपके सामने है। अब आते हैं एक और बड़े मिथ पे, क्योंकि ये सारी मेरा जो स्टेटमेंट देने के पीछे रीज़न था कि फुटबॉल फैंस इज़ नॉट इक्वल टू इंडियन फुटबॉल फैंस, बजट पे सवाल उठाई गई और क्रिकेट को भी इन्वॉल्व किया गया कि फुटबॉल में पैसा नहीं है, फुटबॉल में पैसा नहीं है, और इस वजह से इंडिया क्वालिफाई, मतलब फुटबॉल में अच्छा नहीं करता और क्वालिफाई नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर पैसा लगाया जाए फुटबॉल में तो हो जाए। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, पिछले 15 साल में पैसा था। अगर प्रॉपर स्पेंडिंग नहीं हुई, अगर प्रॉपर स्पेंडिंग होती, स्कैम्स नहीं होते, अगर पैसा इधर उधर नहीं जाता, शायद फुटबॉल में आप बेटर सिचुएशन में होते। IMG रिलायंस और फिर लेटर ऑन FSGL 2010 में एक डील साइन हुई थी। इसमें एवरेज अराउंड 30 से 40 करोड़ पर ईयर की डील थी। 30 से 40 करोड़ पर ईयर की डील थी, और उसके अलावा भी आप एडिशनल जो फीफा से गवर्नमेंट से फंडिंग आती है, तो ऑन एवरेज AFF का जो बजट था वो 50 से 70 करोड़ चल रहा था। आप मानिए, स्पोर्ट्स में इंडिया में क्रिकेट के बाद सबसे बड़ी फाइनेंशियल डील यही थी। उसके बावजूद वो पैसा पिछले 15 साल में ढंग से स्पेंड हुआ ही नहीं। और आज आप देखिए, करंट लीडरशिप के अंडर वो डील अब कोलैप्स हो चुकी है, और अब वो डील लगभग ISL क्लब्स उस डील को आगे बढ़ाते हुए AFF को 15 करोड़ देंगे। पिछले 4-5 सालों में वो डील का एवरेज साइज 50 करोड़ था, AFF का बजट का साइज 80 से 85 करोड़ था। अब वो डील गिर के 15 करोड़ हो चुकी है। जब इतने बड़े बजट में हम फुटबॉल के लिए कुछ खास नहीं कर पाए पिछले 4-5 सालों में, आपको क्या लगता है अब तो बजट और गिर गया है, आप कर पाएंगे? तो शायद पैसों की बात नहीं है, शायद इंटेंशन की बात है, शायद उस पैसे को ढंग से खर्च करने की बात है, शायद जो पैसा है उसकी अकाउंटेबिलिटी की बात है। जस्ट बिकॉज आप AIFF को 1000 करोड़ दे दोगे, आप वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करोगे। अगर AIFF केपेबल होता तो ये जो 50 करोड़ उनके पास मिलते थे हर साल पिछले 5 सालों में, ऑन एवरेज आप लगाओगे इस डील से AIFF को 600 to 700 करोड़ मिले हैं। आपको लगता है पिछले 15 साल में हो इतना पैसा AIFF ने खर्च किया है फुटबॉल में? अगर खर्च किया होता तो आज सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि हम एशिया में टॉप 24 टीम में भी नहीं होते। इसलिए सिर्फ बजट बढ़ाने से फुटबॉल ठीक नहीं होगा और इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करेगा। उस बजट को खर्च करने वाले कौन लोग हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब एक और सवाल पे आते हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे ट्विटर पे पूछा कि वाई वी शुड सपोर्ट दिस टीम, क्योंकि हम तो फुटबॉल इतना घटिया खेलते हैं, और हम क्यों करें जब हम पे ऑप्शंस हैं यूरोप में टीम देखने का। देखिए, उसको मैंने वहाँ जवाब दिया था, एंड उस जवाब के बाद अगेन और ज़्यादा बहस छिड़ गई है। ये सिर्फ मैंने एक बात बोली थी उनको, ये सिर्फ उन्होंने बोला यूर टीम, मतलब इंडिया को यूर बोल के बोला, तो मैंने बोला उनको इंग्लिश में ही बोला मैंने कि ये मेरी और आपकी टीम नहीं है, ये हमारी कंट्री है। और अगर आपको अपने देश को सपोर्ट करने के लिए कोई रीज़न चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, तो शायद मेरे पास जवाब नहीं है। अगर ये लॉजिक देखें, बांग्लादेश जिनकी फीफा रैंकिंग 181 है, इस टाइम पे फ़ैन फॉलोइंग के मामले में वो दुनिया की नंबर 1 कंट्रीज़ को भी टक्कर दे रही है।
उनके फैन सैन मेरिनो पहुंच जाते हैं, हजारों फैन ट्रैवल करते हुए। उनकी यूथ टीम्स की लाइव स्ट्रीमिंग में मिलियन व्यूज़ हैं, मिलियन वॉचिंग है, जहां इंडिया भी खेल रही है। और वही मैच अगर इंडिया का किसी नेपाल से हो रहा है, मालदीव से हो रहा है, तो 15,000 लोग देखते हैं। पर वही मैच बांग्लादेश से हो तो 1 से 2 मिलियन लोग देखते हैं। यूथ लेवल पे बात करो, सीनियर लेवल पे नहीं। पर वो क्या वर्ल्ड कप खेल रही है? क्या वो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलती? नहीं, वो फुटबॉल को प्यार करते हैं और अपने देश को सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए, इसी बात पे अगर आगे देखें, एशिया में और टीम के एग्जांपल बता दूं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारी टीमें हैं। उज़्बेकिस्तान अभी तो वर्ल्ड कप खेल रही है, पहले तो नहीं खेल रही थी। इतनी सारी टीमें हैं। अभी तजाकिस्तान से हमने मैच खेला, उनका ग्राउंड फुल हाउस था, वो तो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। तो क्या उनके फैंस, उनके देश के लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मैंने एक लाइन ट्विटर पे लिखी जो लोगों को पसंद भी आई, और मुझे लगता है जो मेरे दिल से आवाज़ निकल के आई थी, सपोर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट सक्सेस, सम टाइम इट इज़ सिंपली अबाउट बिलोंगिंग। कि भाई हम इस देश से बिलोंग करते हैं, और मैं नहीं कह रहा सिर्फ फुटबॉल को, आप दूसरी टीमों को भी, जो नेशनल टीम्स हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। शायद मैं दूसरे स्पोर्ट्स उतनी ही डीप में नहीं देख पाता जितनी डीप मैं फुटबॉल देखता हूँ, पर इसका मतलब मैं नहीं देखता हूँ। मैं NBA नहीं देखता, पर मैं इंडियन बास्केटबॉल टीम के मैचेस देखता हूँ, क्वालिफायर्स के 3x3, 5x5, और मुझे शायद रूल्स भी नहीं पता थे, पर फिर भी देखता हूँ। हॉकी देखता हूँ जब नेशनल टीम खेलती है। जब भी मुझे किसी नेशनल टीम को देखने का मौका मिलता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उनको देखूँ, उनको सपोर्ट करूँ, चाहे मेरे देखने से कुछ फ़र्क ना पड़े, पर उनको सपोर्ट करना, ये कोई मेरी उनको सपोर्ट करना मुझ पे थोपा नहीं जाना चाहिए, मेरे दिल से आना चाहिए, क्योंकि मेरा देश है। अगर बात करिए, लोग कह रहे हैं मैं क्यों हम इन सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर 10,000 फैंस की जगह AIFF से 1 करोड़ फैन एक साथ एक ही सवाल पूछें, तो आपको क्या लगता है उस प्रेशर से बदलाव नहीं आएगा? बदलाव आएगा, और बहुत तेजी से आएगा। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। क्रिकेट आज नंबर 1 स्पोर्ट है इंडिया में, एंड नो डाउट नंबर 1 है। बट एक छोटी सी स्टोरी, मतलब मैं क्यों रीज़न बता रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों की आवाज़ उठाने से क्या फ़र्क पड़ता है। क्रिकेट में 90s में एक फिक्सिंग का दौर चल रहा था। लगभग हर इंडिया का मैच स्पॉट फिक्स हो रहा था या फिक्स हो रहा था। उस टाइम पे तहलका करके एक मीडिया हाउस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि कैसे इंडिया क्रिकेट के इतने बड़े सारे नाम इस मैच फिक्सिंग के स्कैंडल्स में हैं। उसमें आपके वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के भी नाम हैं, बहुत सारे टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स के भी नाम आए। हुआ क्या, उस टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे टीवी भी बहुत लिमिटेड था, बट क्रिकेट फैंस ने एक साथ सवाल उठाने चालू करे। जिस भी मीडियम में वो सवाल उठा सकते उन्होंने सवाल उठाया। हुआ क्या, बीसीसीआई मजबूर हुआ, उन्होंने बदलाव किए, नए रूल्स रेगुलेशन लेके आए, प्लेयर्स को चेक करना स्टार्ट किया, बुकीज को पकड़ना चालू किया, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया। आप मानिए कि नेशनल गवर्नमेंट, जो देश की गवर्नमेंट है, उसको भी इन्वॉल्व किया गया, और तब जाके शायद इंडियन क्रिकेट मैच फिक्सिंग के चुंगल से बाहर निकल पाया। बट अगर वो बात सिर्फ हजारों फैंस बोलते तो आपको लगता था कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्पोर्ट्स के मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में घुसती, मतलब एक प्रॉब्लम में घुसती। मेरा बोलने का मतलब एक प्रॉब्लम थी क्रिकेट की उस टाइम पे। अगर वो प्रॉब्लम उस टाइम फिक्स नहीं करती इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई या अथॉरिटीज़, तो शायद क्रिकेट में आज आप इतना डोमिनेट कर ही नहीं होते। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब आपको हम बोल रहे हैं कि आप फुटबॉल देखते हो, आप देखिए, आपको देखना है मैनचेस्टर यूनाइटेड, आप देखिए, आपको देखनी है मैड्रिड, आप देखिए, आप स्पेन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील को सपोर्ट करिए, नो प्रॉब्लम। वर्ल्ड कप में सब करते हैं, पूरी ब्राज़ील के फैंस पूरी दुनिया में, अर्जेंटीना के फैंस पूरी दुनिया में। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने देश की टीम को या देश की फुटबॉल टीम को ना सपोर्ट करिए। हाँ, भले ही वो अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रही है, बट अगर आप सपोर्ट करोगे, नंबर्स में साथ आओगे, तो जो बदलाव क्रिकेट में एग्जाम्पल दिया, ऐसे बदलाव आप फुटबॉल में भी आ सकते हैं। देखिए, अब मिथ से आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रियल रीज़न पे। जैसे मैंने ऊपर बोला था कि इंडिया is not good enough for football, और AIFF, All India Football Federation, is not good enough in administrating the football. फुटबॉल को चलाने में वो अच्छे नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और मैं ऐसी बातें घंटों घंटे बैठ के कर सकता हूँ, और मैंने की भी है। इसी चैनल पे आपको लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी, जब हर हफ्ते हम फुटबॉल फैंस, वो नंबर्स में 300-400 लोग होते हैं, और हम बातें करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और मैं ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ। रीज़न्स देने को मैं इतनी लंबे रीज़न्स दे सकता हूँ कि आप
लिस्ट बनाते रह जाओगे और शाम हो जाएगी और समझ में नहीं आएगा। बट अब कुछ एक्चुअल रीजंस पे बात करते हैं कि जो अगर ये मेन रीजंस हम फिक्स कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं, शायद हमारा फुटबॉल आगे बढ़ सकता है। ग्रास रूट डेवलपमेंट, अनलाइक अब देखिए, मैं क्रिकेट का एग्जांपल फीड दे रहा हूं आपको, एंड क्योंकि क्रिकेट में मेजॉरिटी इंडियंस को समझ में आती है। क्रिकेट में आज की डेट में छोटे से छोटे बच्चा 4 या 5 साल की उम्र से आजकल बच्चों को एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलने लग गई है। उसका एग्जाम्पल वैभव सूर्यवंशी है। 15 साल का बच्चा इस टाइम पे IPL में धमाल मचा रहा है और शायद अब इंडियन टीम में भी आ गया है। वेयरएज शायद बाकी टीमें क्रिकेट में थोड़ा पीछे रह जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 या 4 साल 5 साल के बच्चे को आप एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेटअप में नहीं डालते हैं, लेटर ऑन डालते हैं। बट यही कहानी फुटबॉल में भी है, जहाँ जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड में एक बच्चा 4-5 साल की उम्र में फुटबॉल के सिस्टम में आ जाता है और 7 से 8 साल की उम्र में उसको एक फुटबॉल की प्रॉपर कोचिंग या ट्रेनिंग मिलने लग जाती है। हमारे यहाँ वही चीज़ 14-15 साल की उम्र में फुटबॉल के बेसिक सिखाए जाते हैं। एंड 14-15 साल की उम्र में बेसिक भी किनको, जो सारे एज फ्रॉड हैं। देखिए, एज फ्रॉड की कहानी पे थोड़ी देर में लौटेंगे। नौपांग लीग जैसी बेबी लीग जब तक हर फुटबॉलिंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और जो ये रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ, हर रीजन इंपॉर्टेंट है और ये रीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगले रीजन पे आए तो अगला रीजन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो बॉडी जिसको इंडिया में फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटिव करना और फुटबॉल चलाना है। वो सबसे बड़ा रीजन है इंडिया आज फुटबॉल में इतना पिछड़ा क्यों है। आज हम टॉप 24 टीमों में भी नहीं है एशिया की। देखिए, कल्याण चौबे जी ने अल जजीरा में जरूर बात बोली कि पिछली बातों पे जाएं तो पिछली बॉडी ने काम नहीं किया, वो नहीं किया, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। पिछले बॉडी के 2 एशिया कप पे आते हैं। 2019 एशिया कप हमने क्वालिफाई किया, 2023 एशिया कप हमने क्वालिफाई किया, पिछली बॉडी के अंडर था। पिछले बॉडी के अंदर अराउंड 50 करोड़ पर ईयर की डील थी। अब इस बॉडी के ऊपर है जो करंट बॉडी है, हमने 2027 एशिया कप हमने क्वालिफाई नहीं किया। आपको एक और चीज़ बताएं, इनकी एक और अचीवमेंट बताते हैं। हम 2027 एशिया कप के बिडिंग होस्टिंग राइट के लिए बिड किया था हमने, पर हमने उसको विड्रॉ कर दिया क्योंकि कल्याण चौबे लेड कमेटी थी, ये सऊदी अरेबिया गए और उन्होंने एक MOU साइन करा और वो बिड विड्रॉ कर दी। उसके बदले हमें क्या मिला, एक प्रो लाइसेंस कोच का प्रोग्राम सऊदी में हुआ था और उसके अलावा संतोष ट्रॉफी के 3 मैचेस सऊदी में हुए थे। पर क्या पता अगर हम उसको बिड करते, हमें बिड मिल जाती तो हम एज अ होस्ट खेल लेते। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, पर आपको एक प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। उसके अलावा फुटबॉल की बेसिक की धज्जियां उड़ चुकी हैं। पिछले साल ISL में सिर्फ 13 मैच हुए। आप समझ सकते हो, देश की टॉप लीग में सिर्फ पर टीम ने अराउंड 12 से 13 मैचेस खेले हैं। ये इतनी छोटी टॉप लीग दुनिया में कहीं नहीं होगी। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ग्रास रूट में कोई एक्टिविटी नहीं। लीग्स हमारी यूथ लीग 2-2 महीने की होती हैं। नेशनल टीम के GPS चोरी हो जाते हैं। नेशनल टीम कभी टाइम से नहीं पहुंचती। नेशनल टीम और क्लब्स आपस में प्लेयर के लिए लड़ते रहते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जिसको मैं बताने निकलूं तो यहाँ पे फिर से मैंने बोला रात हो जाएगी। आपकी जो टेक्निकल कमिटी में ऐसे लोग बैठे हैं जो शायद अब लीस्ट टेक्निकल हैं, वो एक्स लेजेंड जरूर हैं। रेड फुटबॉल की टेक्निकल चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है। कोचिंग अपॉइंटमेंट ऐसे रेंडमली होती है कि उसके पीछे कोई प्रोसेस फॉलो नहीं होते। आपका टेक्निकल डायरेक्टर वो है जो आज तक किसी ISL टीम का या किसी ढंग के क्लब का फुल टाइम कोच तक नहीं रहा है, वो आपके टेक्निकल डायरेक्टर हैं। और यही टेक्निकल कमेटी, यही टेक्निकल डायरेक्टर इतने सारे कोचेस अपॉइंट करते हैं रेंडमली। यूथ टीम्स में रेंडम अपॉइंटमेंट होती है, सीनियर टीम में आपने अपॉइंटमेंट्स देख ही ली। जब स्टी मैच जो एक सक्सेसफुल थे वो गए इंडिया से, उनको रिप्लेस करने के लिए मनोलो मार्कोस को लाया गया, जो बहुत बड़े कोच हैं। बट इंटरनेशनल कोच को आप जब अपॉइंट करते हो तो एक मेजर एक्सपीरियंस होता है इंटरनेशनल फुटबॉल। उनके पास 0 एक्सपीरियंस था। मनोलो मार्कस ने जब जॉब छोड़ी, जब एशिया कप क्वालिफायर में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो अचानक से खबर उड़ाई गई कि अब इंडियन कोच की बारी है, अब इंडियन कोच को मौका देंगे। तो अचानक से टेक्निकल कमेटी ने इंडियन कोच खालिद जमील को अपॉइंट कर दिया। उनके पास भी इंटरनेशनल फुटबॉल का 0 एक्सपीरियंस था। वैसे ही यही काम आपकी यूथ टीम्स में भी चलता है। रैंडमली कोच आते हैं, रैंडमली कोच जाते हैं। कई बार तो एक बारी वुमेन्स टीम में एक कोच को सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया गया था एक टूर्नामेंट के लिए क्योंकि वो 30,000 रुपये पर महीने काम करने को तैयार था। तो ऐसे डिसीजंस बहुत सारे हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आएंगे, आपको इनके एक और अचीवमेंट बताऊं, इनकी अगर कोई कमियां ढूंढें, कोई कमी निकाल के हम लाएं, उसका पर्दाफाश करें, आपको बताएं, चाहे आर्टिकल लिखें चाहे लिखें, तो उल्टा आपको ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आपने क्या कर दिया। लीगल केसेस की धमकी दी जाती है, आप पे एक्सटर्नल प्रेशर बनाया जाता है। ऐसे एक्सपोजे हमने बहुत किए हैं। मैं थक चुका हूँ अपनी लाइफ में, पिछले 10 साल से करते करते कुछ खास बदला नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, 1000, 10,000, 20,000, 1,00,000 फैन से आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम मिल के 7 करोड़ ना हो, करोड़ों लोग एक सवाल ना पूछें, तब तक इनके कान में जू नहीं रेटती। अब आते हैं तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है एज फ्रॉड। जितनी बड़ी पिछली 2 प्रॉब्लम थी, उससे बड़ी प्रॉब्लम है एज फ्रॉड। अंडर 14 टूर्नामेंट्स में 17-18 साल के बच्चे खेलते हैं, यही ट्रायल्स भी देते हैं नेशनल टीम के लिए। अब देखिए, ये जो ओवर एज बच्चे सिर्फ स्पॉट्स नहीं चुरा रहे हैं एकेडमीज़ के या जेन्युइन टैलेंट के, उनको इंजर करके कईयों का करियर ख़त्म कर देते हैं, कई माँ बाप को डरा देते हैं। उस चीज़ से एक्चुअल टैलेंट भी बाहर निकल के नहीं आ रहा है। आपको एक और अचीवमेंट बताएं आपकी प्रिय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, फीफा ने रिसेंटली इंडिया में 2 अकेडमियाँ खोली। बाय द वे वो फीफा अकेडमी का जो प्लान है, एक और फ्रॉड प्लान है, वो पहले हो चुका है इंडिया में। इट्स ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हैदराबाद अकेडमी के लिए ट्रायल चल रहे थे फीफा की, वो अकेडमी अंडर 14 होनी थी। जब ट्रायल चल रहे थे, कुछ पेरेंट्स ने, कुछ फुटबॉल फेडरेशंस ने, जो आपकी स्टेट फेडरेशंस हैं, उन्होंने लगातार आवाज़ उठाई कि बच्चे जो ट्रायल चल रहे हैं, जो बच्चे आप सेलेक्ट कर रहे हो ओवर एज हैं और वो जेन्युइन बच्चों को इंजर्ड करते हुए आगे जा रहे हैं, आप उनका एज टेस्ट कर लीजिए, आप उनकी थोड़ी छानबीन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये एफएफ ने बोला नहीं, हम अभी नहीं कर सकते सबका, जब बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होने के बाद करेंगे। लॉजिक समझिए, सेलेक्ट होने के बाद करेंगे। जब बच्चे सेलेक्ट हुए अंडर 14 के लिए, उसमें से मेजॉरिटी क्या, लगभग सारे ही अंडर 14 से बड़े निकले। तो उसमें जो 2 या 3 जेन्युइन अंडर 14 बच्चे थे, उनको इस साल घर भेजना पड़ा, बिकॉज उनके पास टीम ही नहीं थी खेलने के लिए। अब जो बच्चे ओवर एज थे, उनको आगे वाली लीग में खिलाया गया, जो अंडर 14 थे उनको घर भेज दिया गया। तो ये आपकी प्रायोरिटीज़ देखिए। एक और एग्जांपल मैं दूं, एज फ्रॉड का एक खुलासा मैंने भी किया था, जब सब जूनियर नेशनल अंडर 14 नेशनल में उड़ीसा के लिए ओवर एज बच्चे खेल रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि ओवर एज बच्चे हैं, वो मुझे पता है, वो एएफएफ को भी पता थे, क्योंकि उनके ही सिस्टम में वो बच्चे ओवर एज पकड़े गए थे। यूथ लीग में उड़ीसा एफसी और स्पोर्ट्स उड़ीसा के लिए वो बच्चे डिस्क्वालीफाई किए गए और टीम्स को भी हटाया गया लीग से, क्योंकि वो बोन डेंसिटी टेस्ट में ओवर एज आए। बट सेम कुछ महीने में ही सेम ओवर एज बच्चे अंडर 14 नेशनल्स में खेल रहे थे। एएफएफ का कहना यह था कि हमारे अंडर 14 नेशनल में बोन डेंसिटी टेस्ट जरूरी नहीं है, इसलिए ये बच्चे खेल रहे हैं। अरे बट आपने उनको पकड़ा है कुछ टाइम पहले, तो आपको चाहे जरूरी हो ना हो, आपके सिस्टम में ओवर एज होने चाहिए। ये मैंने रिपोर्ट भी करी, प्रूफ था मेरे पास, सब कुछ था, कुछ नहीं बदला। हुआ क्या, जो बच्चे थे उसमें से कई सारे बच्चे तो भुवनेश्वर की फीफा अकेडमी में भी डाल दिए गए, पता होने के बावजूद, क्योंकि ओवर एज थे। अब आप समझिए, जो ये स्टेट फेडरेशन थी उड़ीसा और ये एफएफ थे, उन्होंने मिलकर ये कोशिश की कि आशीष नेगी के पास वो बोन डेंसिटी टेस्ट कैसे पहुंच गए, इंस्टेड ऑफ ये पता करने की हमारे सिस्टम में एज फ्रॉड बच्चे हैं, हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और एज फ्रॉड को आगे बढ़ा रहे हैं, वो मेरे पीछे पड़ गया है कि कैसे ये रिपोर्ट्स मेरे पास पहुंच गई। तो यही प्रायोरिटीज़ हैं। दूसरी तरफ आए, जैसे एएफएफ है, एएफएफ के नीचे सारी स्टेट बॉडीज़ हैं, उनकी आप देखिए वो स्टेट बॉडीज़ क्या कर रही हैं। अभी तक इंडिया में मैं आपको बता दूं 10 स्टेट लीग भी नहीं है, 10 प्रॉपर स्टेट लीग, मतलब जो 4 से 5 महीने चलती हो। स्टेट लीग के नाम पे मेजॉरिटी स्टेट्स में स्टेट लीग नहीं होती है, पर जहाँ होती है वहाँ महीने 15-20 दिन की होती है। उसके बावजूद आपको एग्जांपल देता हूँ, बिहार में अभी बिहार से कोई फुटबॉलर ना निकल के आया, ना निकल के आएगा, ना बिहार में फुटबॉल के नाम पे कोई एक्टिविटी होती है। 2023 एशिया कप में कल्याण चौबे जी जब चुन के आए थे, तो इनकी कमेटी ने डिसीजन लिया कि हर एक इंटरनेशनल टूर पे हर एक स्टेट फेडरेशन, एक सी स्टेट फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, ताकि आप देखिए क्या हो सकता है। आपको रिवॉर्ड करेंगे, बेसिकली आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको भेजेंगे। 2023 एशिया कप में बिहार फेडरेशन का बंदा थाईलैंड पहुंचा हुआ था, मैं वहाँ पे था, टीम को कवर करने, सपोर्ट करने गया था, और मैं देख रहा था कि किस तरह सपोर्ट वो कर रहे थे। तो ये सिर्फ इसलिए उनको भेजा गया था कि वोट इनको आगे मिलता रहे। तो यही चलता रहता है फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम पे। और ये कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मैं आपको फुल फ्लेज लिस्ट निकालूँ तो फिर ये, हाँ मैंने जैसे बोला, फिर से एक शाम हो जाएगी और हम फिर यही बात करते रह जाएंगे। आगे आए, अगर बात करें हमारी रॉन्ग प्रायोरिटीज़ की,
चाहे वो ISL क्लब्स हो, चाहे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सबका फोकस सिर्फ लाइमलाइट और हेडलाइन पे रहता है। 12 साल के बाद भी कुछ ISL टीम्स ने ग्रास रूट पे जीरो एक्टिविटी करी हैं। अभी तक उनकी प्रॉपर यूथ टीम्स नहीं है। अभी भी पिछले साल तक वो एक सैलरी के रैट रेस में थे, जहां वो ओवररेटेड इंडियन प्लेयर्स को करोड़ रुपए बांट रहे थे। फिर लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, पैसे तो हैं। कई सारे इंडियन प्लेयर्स पिछले साल तक 2-2 करोड़ से ऊपर कमा रहे थे, पर उनका लेवल वो 2 करोड़ वाला नहीं था। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सप्लाई चेन नहीं है, टैलेंट पूल नहीं है, लिमिटेड प्लेयर्स हैं, उन्हीं के पीछे ISL क्लब्स भागते रहते हैं। जब मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, मैंने ये ट्विटर पे भी लिखा था, जब नौपांग लीग का वीडियो डाला था कि 11, 15, 20, 25 प्लेयर बनाने से नहीं होगा, एक बैच के टैलेंट्स बनाने से नहीं होगा। क्योंकि कई सारे लोग वर्ल्ड कप बैच, ये बैच वन अकेडमी के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं कि वो इंडिया को वर्ल्ड कप खिलाएगी। देखिए, ये बात मैंने कोई डिस्कवर नहीं की है। मुझे थाईलैंड में ही 2023 में जब एशिया कप चल रहा था, इंडिया के अंडर 17 टीम ने जापान से 8-4 से मैच हारा था। बट 8 स्कोर लाइन आपको फ्लैटरिंग लगेगी, पर एक टाइम पे सेकंड हाफ में एक मूवमेंट बन रहे थे जब इंडिया उस मैच को ड्रॉ या आगे भी निकल सकता था, बट समहाउ हम नहीं निकले। मैच के बाद मैं इकलौता जर्नलिस्ट था मीडिया बॉक्स में, तो जापानीज कोच से मैंने एक सवाल पूछा, क्या आपने टैलेंट देखा इंडिया का? आप क्या सोचते हो उस टैलेंट के बारे में, और जापानीज फुटबॉल से इंडिया क्या सीख सकता है? क्योंकि जापान इस टाइम पे एक आइडियल एशियन कंट्री है जो फुटबॉल में काफ़ी कुछ वर्ल्ड लेवल पे compete कर रहा है। आप वर्ल्ड लेवल पे compete कर रहा है, एशिया लेवल पे नहीं, ठीक है। उन्होंने मुझे एक बात बोली, देखिए इंडिया के, उन्होंने ऑफकोर्स जापानीज में बोली और वीडियो इस चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हो वीडियो। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि देखिए, कुछ प्लेयर्स का टैलेंट आप कह सकते हो टैलेंटेड हैं, पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपके पास शायद 4 या 5 या प्लेइंग 11 होगी। मेरे पास यहाँ पे 23 खिलाड़ी हैं जो एक ही लेवल के काफ़ी अच्छे हैं। बैक होम मेरे पास 250 खिलाड़ी हैं जो शायद इसी लेवल पे बिलोंग करते हैं, बट वो अनलकी आज सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उनके बोलने का मतलब ये था कि एक एज ग्रुप में जापान के पास मोर देन 250 प्लेयर्स का टैलेंट पूल है। मैं इसीलिए बार बार इस टैलेंट पूल के ऊपर बात करता हूँ कि एक 14-15 खिलाड़ी डेवलप करने से नहीं होगा। जब तक आप हर एज ग्रुप में 250 प्लेयर डेवलप नहीं करोगे, टैलेंट पूल को बड़ा नहीं करोगे, तब तक फुटबॉल इस देश में आगे नहीं बढ़ेगा। एक अकेडमी, 2 अकेडमी बनाने से बात नहीं बनती है। 2012-13 में फीफा ने ही इंडिया में रीजनल अकेडमीज खोली थी, इंक्लूडिंग एक अलाइट अकेडमी भी। उस टाइम पे फीफा फंड से कोलकाता, बॉम्बे, बैंगलोर, गोवा में एक रीजनल अकेडमी और एक अलाइट अकेडमी चल रही थी। 5 से 6 अकेडमी जहां फीफा क्वालिफाइड कोचेज, हर चीज बेस्ट लेवल की फैसिलिटीज दी गई थी। आज वो अकेडमियां 3 से 4 साल चली। उन अकेडमी से अगर आप 30 बच्चे पर अकेडमी भी लगाएं तो 5 अकेडमियां हैं, 150 प्लेयर ट्रेन हो रहे थे। उन अकेडमी से आज 4 या 5 खिलाड़ी भी प्रोफेशनल लेवल पे एक्टिव नहीं है इंडिया में। देखिए, उसके पीछे रीज़न एज फ्रॉड है, रॉन्ग प्रायोरिटीज़ है, जो भी मैं बोलूँ वो है। बट बोलने का मतलब ये है कि कई बार जब आप बच्चों को डेवलप करते हो, 13-14 साल की उम्र में वो अच्छे दिखते हैं, बट वो बाय द टाइम जब वो अडल्ट या मेंस फुटबॉल में आते हैं, वो उस लेवल के डेवलप नहीं हो पाते। इसका एग्जाम्पल आप यूरोपियन फुटबॉल के उससे भी लीजिए। हर एक क्लब की अपनी एकेडमी होती है, पर वहाँ पे अगर एक प्लेयर एक बैच से अगर निकल जाए और प्रोफेशनल फुटबॉल या फर्स्ट टीम में खेल जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। ये मैं बड़ी बड़ी अकेडमियों की बात कर रहा हूँ। पूरी फुटबॉल के इतिहास में 2 या 3 बार ही ऐसा हुआ है जब कोई एक एकेडमी बैच से 5-6 खिलाड़ी निकल के फर्स्ट टीम में खेल गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड 1992 का बैच फेमस है, वो रायन गिग्स, पॉल स्कोल्स, डेविड बेकहम वाला बैच। चाहे बार्सिलोना के उस फेमस बैच की बात कर लें जब ज़ावी, इनिएस्टा निकल के आए थे एक साथ, पर ये एग्जाम्पल बहुत कम है। तो बोलने का मतलब यह है कि जब आप एक बैच को डेवलप करते हो तो उसमें से 1 या 2 ही खिलाड़ी का आप शायद प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में वो प्रोफेशनल लेवल पे खेलेगा, वर्ल्ड क्लास बनेगा उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए आप कुछ चुनिंदा फुटबॉलर के पीछे भागने के बजाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अकेडमी चला क्यों रहा है? अकेडमी पहले भी चलाते थे, वो फेल मॉडल है, फेल्ड हो चुका है। उनका काम होना चाहिए कि अंडर 14 अकेडमी में जितना पैसा लगा रहा है उतना पैसा वो अंडर 14 लीग में लगाएं, ताकि आप जो 24-25 खिलाड़ी डेवलप करने की कोशिश करें उसकी जगह 250 प्लेयर डेवलप हों। अगर आपके अंडर 14 लीग अच्छी रहेगी, अच्छी चलेगी, तो आपको अकेडमी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? टैलेंट पूल को बड़ा करना बहुत जरूरी है। एक चुनिंदा अकेडमीज पे आप फोकस रखोगे तो आपकी यही गलत प्रायोरिटीज इंडियन फुटबॉल को नीचे खींचती जा रही है। एक और बड़ा रीजन है, हमारे देश में कोई PIOs एंड OCI, प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कह लो, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की कोई पॉलिसी नहीं है। इस टाइम पे दुनिया में
हर एक देश, लगभग फुटबॉल देश, अपने डायस्पोरा को यूज़ करता है अपनी फुटबॉल नेशनल टीम में। आप एग्जाम्पल आपने देखा ही, मोरक्को की टीम जो 2026 वर्ल्ड कप में खेल रही है, उसमें कोई भी मोरक्कन बॉर्न प्लेयर नहीं है बाय द वे, राइट, पर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। ऐसे हमने देखा इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स भी दूसरी टीमों के लिए खेल रहे हैं, चाहे सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड में हो, चाहे आप DR कॉन्गो में देख लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में देख लें। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इंडियन ओरिजिन पर दूसरी टीमों के लिए खेल रहे हैं, वहीं पैदा हुए हैं, खेल रहे हैं। बट उन खिलाड़ियों का इस्तेमाल इंडिया भी कर सकता है। इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम डुअल पासपोर्ट अलाउ नहीं करते, और इस चक्कर से हम डायस्पोरा प्लेयर यूज़ नहीं कर पाते। अब क्या पता वो डायस्पोरा प्लेयर और बाकी फैक्टर्स आप ठीक करें, अगर लाएं तो आप कंपिटिटिव हो सकते हो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में। देखिए, इस पर भी डेवलपमेंट है। हम खेलनाओं ने ही रिसेंटली रिवील्ड और स्टोरी रिवील की थी कि इंडियन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स पासपोर्ट कंसिडर कर रहा है, जो लाइक डुअल सिटीजनशिप नहीं होगा, बट एक स्पोर्ट्स में एक पासपोर्ट दिया जाएगा जो प्लेयर्स को सिटीजनशिप राइट तो नहीं देगा, पर इंडिया को खेलने का हक मिल जाएगा। अब वो कब होगा, कैसे होगा, देखने वाली बात है, बट ये भी एक मेजर रीज़न है कि आज हम वर्ल्ड कप लेवल पे नहीं जा पाते और फुटबॉल में एक सीरियस नहीं है। एक और मेजर रीज़न है, और उसके बाद लास्ट रीज़न पे आऊँगा, हम एक स्पोर्टिंग कंट्री नहीं है। लोग बोलेंगे हम तो क्रिकेट में अच्छा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट मैं ये बोलता हूँ हम सिर्फ विनर्स को सपोर्ट करते हैं, हम प्रोसेस टू बिकम अ विनर को भी सपोर्ट नहीं करते। नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडल जीता तो उस पर करोड़ों रुपए की बौछारी होनी भी चाहिए, हर स्टेट ने उनको पैसा दिया। पर मेरा ये बोलना है कि आप नीरज चोपड़ा को, ऑलरेडी उनको काफ़ी पैसा दाएं बाएं से आ रहा था, पर हर स्टेट को उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। आप नीरज चोपड़ा के नाम से एक एकेडमी खोल देते अपने स्टेट में एथलेटिक्स की, तो शायद उनकी लेगेसी को ज़्यादा बढ़ावा मिलता। आप अगला नीरज चोपड़ा इंडिया में ढूंढ सकते थे। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि विनर्स को फैंस भी सपोर्ट करते हैं इंडिया में, हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और स्टेट भी सपोर्ट करते हैं, बट उस प्रोसेस, चैंपियन बनने के प्रोसेस को कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि हम सिर्फ इस एक किसी खिलाड़ी को, टीम को तभी सपोर्ट करेंगे जो जीतेंगे, वो एक रॉन्ग मेंटालिटी है। देखिए, अगर ऐसा होता तो यूरोप में छोटे छोटे क्लब्स के फैंस नहीं होते, वो तो कभी कुछ जीतते नहीं हैं। इंग्लैंड में बहुत सारे क्लब जो प्रीमियर लीग में अब कई सालों बाद उन्होंने अब ट्रॉफी जीती है, तो तब भी उनके फैंस हैं। वो वहाँ से जैसे बोलते हैं कि उनसे बिलोंग करते हैं, उन कनेक्ट फील करते हैं, इसलिए सपोर्ट करते हैं। सिर्फ ट्रॉफी जीतते हैं, अच्छा खेलते हैं, इसलिए सपोर्ट नहीं करते। और ये कंट्रीज़ के बाद एग्जांपल भी आप दे सकते हो, जैसे मैंने बांग्लादेश का एग्जांपल आपको दिया, बट अभी आप देखिए इंग्लैंड में ही बहुत सारे क्लब जिन्होंने रिसेंटली अपनी पहली ट्रॉफी जीती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके फैंस उनको सपोर्ट नहीं करते। जो सिटी से बिलोंग करते हैं वो उस क्लब को फील करते हैं और उनसे बिलोंग रखते हैं, इसलिए वो उनको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैंने वो बात बोली थी ट्विटर पे, समटाइम इट्स ऑल्सो अबाउट योर बिलोंगिंग। इंडिया को अगर मल्टी स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, ओलंपिक होस्ट करना है, तो हम फैंस को भी अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी, गवर्नमेंट को भी अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। जीतने वाले को आप रिवॉर्ड्स दीजिए, बट कहीं ना कहीं उनकी लेगेसी को बढ़ाने के लिए आप ग्रास रूट में इन्वेस्ट कीजिए, ना फुटबॉल, बाकी सब स्पोर्ट्स में भी। जैसे मैंने नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। हर एक गवर्नमेंट को उनको रिवॉर्ड देने के बजाय उनके नाम से अगर अकेडमियाँ खोल देती अपने स्टेट में, तो ज़्यादा बढ़िया होता। अगर नेक्स्ट नीरज चोपड़ा की हंट आप चालू कर देते, शायद नीरज चोपड़ा की लेगेसी भी आगे बढ़ती है और वो भी ज़्यादा खुश होते। दूसरी बात यह है कि इंडिया में अगर कोई स्पोर्ट्स खिलाता है अपने बच्चे को, फिर बहुत सीरियसली खिलाता है कि मैं सीधे इसको नेक्स्ट विराट कोहली बना दूँ, नेक्स्ट सुनील छेत्री बना दूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि बच्चों को स्पोर्ट्स एंजॉय करने दीजिए। उसमें से जैसे मैंने एग्जांपल दिया फुटबॉल की एकेडमी से कि हर कोई जाके प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं बनेगा, बट स्पोर्ट्स में खेलने से उनको एक बेटर ह्यूमन बीइंग जरूर बनाएंगे। हमने एग्जांपल दिया है कई बार, मैंने जब एकेडमी हेड्स हैं यूरोप उनसे बात की तो वो भी बोलते हैं कि हम यहाँ फुटबॉलर नहीं बना रहे, हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आप एक नौपांगली वाली डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं, जब पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि हमारे बच्चों ने 3 साल से फुटबॉल खेल के वो स्टडीज़ में बेटर हुए हैं, वो बेटर बच्चे बने हैं, डिसिप्लिन आया उनके अंदर, फोकस दिखे हैं। उसका भी आप अपने बच्चे को एक बेटर बच्चा बना रहे हो अगर आप उनको स्पोर्ट्स में इनरोल करते हो। पर जस्ट बिकॉज आप उनको नेक्स्ट सुनील छेत्री या विराट कोहली बनाना है, इसलिए आप उनको स्पोर्ट्स में इनरोल मत कीजिए। लेट द किड्स हैव फन। अगर वो टैलेंटेड होंगे, उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको फैसिलिटी मिलेगी, शायद वो बन जाएंगे, पर प्रेशर मत डालिए। आगे बढ़ेंगे तो शॉर्टकट नहीं चलेंगे। हमें डायरेक्ट वर्ल्ड कप होस्ट करना, खेलने के लिए होस्ट करने की बातचीत चल रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट वर्ल्ड कप की बात होती है, पर यूथ वर्ल्ड कप की कोई बात ही नहीं करता। उज्बेकिस्तान का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया, ऐसे और भी एग्जांपल है। जब तक आप यूथ लेवल पे रेगुलर वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करोगे, तब तक आप सीनियर वर्ल्ड कप को क्वालिफाई कर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये सारे फैक्टर जो मैंने बताए, उन सब की तरफ काम करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अंडर 17 वर्ल्ड कप, अंडर 20 वर्ल्ड कप, अंडर 23 में ओलंपिक्स के लेवल पर क्वालिफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद
बाद जाके आप शायद compete कर पाओगे, और वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में कॉम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी है। बेबी स्टेप्स। हमने आज तक राउंड 3 वर्ल्ड कप क्वालिफाई का भी क्वालिफाई नहीं किया। आज हम बात करें वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलते हैं। हमारा अभी पहला टारगेट होना चाहिए कैसे हम 2030 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 में जाएं। पहला टारगेट हमारा भी होना चाहिए। क्या उस पहले टारगेट की तरफ आप फैंस, AIFF, इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है? नहीं। सिंपल जवाब, हम नहीं काम कर रहे हैं और हम कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे जैसी सिचुएशन अभी है। मेरा ये मानना है जितनी प्रॉब्लम ने बताई, अगर हम इन पे इंडिविजुअली काम करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। हम PIOs OCI ले आए तब भी शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम तो वही रहेगा। उनको करने वाले, टिकट करने वाले लोग तो वही रहेंगे जो फ्लाइट टिकट्स करते हैं। PIO पहुंच ही नहीं पाएगा मैच खेलने सही टाइम पे, लोकेशन पे। तो मेरा ये मानना है जितनी प्रॉब्लम्स मैंने हाईलाइट की हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए आपको। इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको कलेक्टिवली सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाके फुटबॉल इस देश में आगे बढ़ सकता है। देखिए, लोग बोलेंगे मैं होता कौन हूँ ये सब बताने वाला, और मेरी बात क्यों किसी को सुननी चाहिए। मैं, जैसा आपको पता ही है, आप खेलना पे वीडियो देख रहे हैं। खेलना की वेबसाइट पे हम ऐसी डिटेल रिपोर्ट, स्टोरीज, वीडियोस बहुत बार कर चुके हैं जहाँ पर रियल इंडियन फुटबॉल प्रॉब्लम्स हमने हाईलाइट्स की है। मैं एक आपकी तरह एक इंडियन फुटबॉल फ़ैन ही था। 2012 में मैंने फुटबॉल में काम करना चालू किया, इंडियन फुटबॉल में काम करना चालू किया और मैंने कोशिश की फुटबॉल में बदलाव लाने के लिए। 2013 में जब फुटबॉल के लेके सोशल मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, उस टाइम पे मैंने इंडियन फुटबॉल टीम का एक पेज बनाया था फेसबुक पे। उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मैं शायद कम्युनिटीज़ बना लेता था। आने वाले 1.5 सालों में वो पेज एकदम से ग्रो होके 500 के लाइक्स में पहुंच गया। पर पता है आपको, पहले 6 महीने में सिर्फ 1000 लाइक आए थे। फिर भी मैंने रेगुलर पोस्ट करता रहा, रेगुलर फुटबॉल की इन्फॉर्मेशन डालता रहा, एंड उसके बाद जब वो पेज पे मेरा एफर्ट एंड लोगों का सपोर्ट आया तो वो उसको लेस देन 1-1.5 साल में वो 500K पे पहुंच गया। 2015 में मुझे जब AIFF से मिस्टर जॉय भट्टाचार्य जी की अप्रोच आई कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में और उनके पास कोई सोशल मीडिया एसेट नहीं है, स्पॉन्सर्स को क्या दिखाएंगे, तो मैंने वो पेज खुशी खुशी बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी रिवॉर्ड के, कुछ मांगे बिना मैंने दे दिया। मैं चाहता था कि मेरे लिए, चाहे किसी को पता ना हो, मेरे दिल में मैंने देश के फुटबॉल के लिए पहले वर्ल्ड कप जो इंडिया खेल रही है उसकी कंट्रीब्यूट किया, मेरे दिल में सेटिस्फैक्शन है। उस बारे में मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ, बट आज क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा वीडियो बना रहे हैं, मेरा बताना जरूरी है कि उस टाइम पे मेरी सोच थी कि फुटबॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन फैलाएं। मैंने फैलाने की कोशिश करी, वो पेज ग्रो हुआ। आप समझिए 2015 में एक बच्चे ने हॉस्टल में एक रूम में बैठ के, जिसका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, नहीं बंगाल से, नहीं गोवा से, कोई फुटबॉलिंग स्टेट से भी नहीं आता, और नहीं मैंने कोई फुटबॉल किसी लेवल पे खेली है। मैं तो बचपन में क्रिकेट खेलता था, बट मेरे घर में बचपन से ही माहौल था कि इंडिया खेलती है तो हम देखते हैं, चाहे फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो। मेरी सिस्टर हॉकी खेलती थी, फादर फुटबॉल खेलते थे। उस तरह मैं मल्टीपल स्पोर्ट्स में गया, और जब मैंने फेसबुक पेजेस बनाने चालू किए तो मेरा मन था कि मैं फुटबॉल में कुछ इम्पैक्ट करूं। एंड जब उस टाइम पे भी मैं वो इन्फॉर्मेशन फुटबॉल के लेके बाहर आता था जो शायद पब्लिक को नहीं पता थी, मैच कहाँ आएगा, कब आएगा, कैसे होगा, कौन सी यूथ टीम कब खेलेगी, कहाँ खेलेगी, उसी चीज़ को देखते हुए ये खेलना भी का भी जन्म लिया। दूसरे लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मैं अपने को फाउंडर मिलकर खेलना स्टार्ट किया। खेलना पहले 7-8 साल तो सिर्फ इंडियन फुटबॉल कवर करता था, बाकी स्पोर्ट्स में तो बाद में गया। तो हम अपने एंड पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फुटबॉल में बदलाव ला सकें। हर दिन जैसे बाकी इंडियन फुटबॉल फैंस को फ्रस्ट्रेशन होती है, हम बेकार खेलते हैं। पिछले मैच में मैंने भी बात बोली कि मैं अगले वॉच अलॉन्ग में नहीं आऊँगा अगर हम ऐसी फुटबॉल खेलते रहें, और शायद फुटबॉल देखना ही बंद कर दूँ। रात को सोते हुए तो ख्याल यही रहता है, पर सुबह उठता हूँ तो मन में एक सवाल आता है, क्या ये वो बच्चा हॉस्टल में यही बात बोलता जब उसको 6 महीने लग गए पहले 1000 लाइक लाने में कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं क्यों पोस्ट कर रहा हूँ, मेरी पोस्ट पर तो 2 भी लाइक नहीं आते। उस बच्चे ने वो नहीं छोड़ा, वो अगले 1.5 साल तक लगा रहा, फिर जाके उसको 500K 5 लाख लोगों का सपोर्ट मिलना। उस टाइम पे समझिए फुटबॉल का सबसे बड़ा फेसबुक पेज था। उस टाइम फेसबुक इंडिया का नंबर 1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। उस टाइम व्हाट्सएप वगैरह भी बाद में आए थे, लोग पहले बात फेसबुक के मैसेंजर पे ही करते थे। तो सपोर्ट आया, एंड देखिए मैंने जो काम किया, मैं कोई उसके लिए क्रेडिट नहीं मांग रहा, कोई नंबर्स नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, बट मैं बता रहा हूँ कि मेरी मेंटालिटी क्या थी, और आज भी अपने आप को वैसे ही मोटिवेट करता हूँ जैसे आप फुटबॉल फैंस जो नॉन इंडियन फ्रस्ट्रेटेड हो कि इंडिया अच्छा नहीं खेलती अच्छा, मुझे पता नहीं खेलती, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने देश का साथ छोड़ दें। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम मिल के खड़े नहीं होंगे, तो ये फुटबॉल इंडिया कभी अच्छी नहीं खेलेगी। मेरा तो ये सपना है
कि मैं अपने लाइफ स्पैन में चाहूँ एक इंडिया को वर्ल्ड कप में मैं नेशनल एंथम गाना चाहता हूँ, दैट्स इट मेरे लाइफ में। और कोई मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोचता, मेरा एक लौता ये सपना है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इंडिया स्पोर्टिंग वाइज बाकी स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे। ज़रूरी नहीं है कि हम फुटबॉल की बात करें तो बाकी स्पोर्ट्स हम नहीं चाहते इंडिया अच्छा, बिल्कुल चाहते हैं अच्छा करें। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया एक स्पोर्टिंग कंट्री बने, और इसीलिए हम मल्टीपल स्पोर्ट्स में काम भी करते हैं और सपोर्ट करने की कोशिश भी करते हैं। फीफा चाहती है इंडिया वर्ल्ड कप खेले, तो क्या चाहिए, उनका सपोर्ट आएगा। पर हम तो सीरियस हों, हम तो अपना घर को सॉर्ट आउट करें, सब चीज़ें ठीक करें, यू नो। एंड ये कहानी इतनी इमोशनल है कि मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मैं जब यूरोपियन फैंस, फुटबॉल फैंस मुझे बोलते हैं तो मुझे गुस्सा भी आता है, बट मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में शायद मैं भी था कभी 10-15 साल पहले। मैं भी नहीं देखता था, यू नो, क्लब फुटबॉल तो नहीं देखता था, नेशनल टीम खेलते हुए देखता था। बट अगर हम सवाल ही नहीं पूछेंगे, हम कलेक्टिव साथ होके चेंज लाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो कभी नहीं खेलेगी फुटबॉल। फिर आप हर 4 साल में यही स्टोरी रिपीट करते रहना, यही सवाल उठाते रहना कि 1.5 बिलियन 2 बिलियन हो जाएगी, वो वर्ल्ड कप नहीं खेलती है, इंडिया इज़ नॉट गुड इनफ इन फुटबॉल, हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास ये नहीं, ये सब हर 4 साल में विंडो चलती रहेगी। पर अगर आप चाहते हो कि 2030 में वर्ल्ड कप के टाइम पे हम कुछ और बात करें, जरूरी नहीं है कि हम आज सवाल करें और याफिफ को फोर्स करें अच्छा सेटअप करने के लिए, कोचिंग सेटअप चेंज करने के लिए, ग्रास रूट ठीक करने के लिए कि हम वर्ल्ड कप 2030 क्वालिफाई कर जाएं। पर यह हो सकता है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 में पहुंच जाएं। ये हो सकता है कि यूथ वर्ल्ड कप हम ऑन मेरिट क्वालिफाई कर जाएं। ये हो सकता है कि 2034 के वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन में हम बेटर सिनेरियो पे हों। ये हो सकता है कि 2038 वर्ल्ड कप शायद हम खेल जाएं। रातों रात तो चीज़ें बदलेंगी नहीं, क्योंकि आपको बताया था बाकी कंट्रीज़ ने ट्रेन पकड़ी है, हम तो अभी भी दौड़ रहे हैं कछुए की स्पीड में। हमें भी ट्रेन पकड़नी है, पर बाकी कंट्री हमसे आगे हैं, तो हमारे अपनी ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, बुलेट ट्रेन की स्पीड में करना पड़ेगा, तब जाके हम बाकी कंट्रीज़ को साथ कैच कर पाएंगे। अभी देखिए, अभी तो आपको मैंने 9 टीमें बताई थी जो क्वालिफाई कर चुकी हैं, 10-11 टीमें और हैं जो इंडिया से इस टाइम आगे निकल चुकी हैं फुटबॉल में, हमें उनको कैच करना है। तो अगर आज आप बदलाव नहीं मांगोगे तो बदलाव 2030 में नहीं आएगा। अगले साल नवंबर में क्वालिफायर स्टार्ट होने हैं, तो AIFF इंडियन गवर्नमेंट को आज फोर्स करो कि चेंजेस करे, चाहे टीम में, चाहे कोचिंग स्टाफ में, चाहे यूथ लीग्स में, या चाहे यंग प्लेयर्स को लाने के। हम अभी भी हमने अभी रिसेंटली हमारी पॉपुलेशन की वजह से ही एक यूनिटी कप खेला लंदन में, जहाँ नाइजीरिया, जमैका, जिम्बाब्वे ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मौका दिया। वो भी क्वालिफाई नहीं किए वर्ल्ड कप के लिए, इस बार अगले वर्ल्ड कप की तैयारी चालू करी। हम अभी भी अपने उन प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं जो पिछले 10 साल से इस टीम के साथ घूम रहे हैं और जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप मिलके सवाल नहीं पूछोगे तो शायद जवाब कभी मिलेगा नहीं। वीडियो लंबी हो गई है, मैं आपके थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं देखिए इस चीज़ पे, जैसे मैंने बोला 200 प्लस एपिसोड्स इस चैनल पे हैं, हर थर्सडे को मैं लाइव आता हूँ, 2-2 घंटे लाइव करता हूँ, बहुत डिटेल में बात करते हैं। आपका मन हो आप जुड़िए, अपने सवाल पूछिए, अपनी ओपिनियन दीजिए, आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट कर रिप्लाई करूँगा। मैं डिसएग्री नहीं करता है, मैं जिनकी चॉइस है मत करिए सपोर्ट इंडियन फुटबॉल को। फिर मैं कह रहा हूँ आप ओपिनियन मत दीजिए। अगर आपका इंडियन फुटबॉल से लेने देना नहीं है तो आप मत बताइए कि इंडिया इसीलिए वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, क्योंकि आपको रियल रीज़न पता ही नहीं है। वही एक प्रॉब्लम है। इसीलिए वो स्टेटमेंट मैंने ट्विटर पे डाली थी, फुटबॉल फैंस फ्रॉम इंडिया इज नॉट इक्वल टू इंडियन फुटबॉल फैंस। थैंक यू वेरी मच।